Today I am going to discuss about the cell cycle checkpoints. Now cell cycle और cell division it is a highly regulated process. अगर यहाँ पे cell cycle की या फिर cell division की regulation ना हो तो it will leads to the formation of tumors. Now there are two type of tumors. First are the benign tumors which are usually the non-cancerous one and second are the malignant tumors. Malignant are the cancerous tumors. तो जब भी सेल साइकिल परफॉर्म होता है तो इट इज अ हाईली रेगुलेटेड प्रोसेस. इसमें डिफरेंट चेक पॉइंट्स होते हैं जो कि चेक करते हैं कि जो सेल डिवीजन है ये ठीक से हो रही है और अगर उसमें कोई भी प्रॉब्लम हो तो जो सेल है ये आगे डिवीजन में एंटर नहीं करेगा, वहीं पे जो सेल डिवीजन है ये स्टॉप हो जाएगी और जो सेल है ये एपिटोसिस में चला जाएगा. नाउ इन दिस सेल साइकिल रेगुलेशन फर्स्ट आर दी सेल साइकिल चेक पॉइंट्स. जो सेल साइकिल चेक पॉइंट्स हैं ये डिफरेंट फेजेस में प्रेजेंट होते हैं और ये चेक करते हैं कि यहाँ पे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है. अगर जैसे फॉर एग्जांपल G1 फेज में अगर कोई प्रॉब्लम है या फिर सेल को कोई इनहिबिटरी सिग्नल मिलता है तो जो सेल है ये आगे S फेज में एंटर नहीं करेगा. यहीं से जो ग्रोथ प्रोसेस है उसको ये एग्जिट कर जाएगा और सेल में एपिटोसिस हो जाएगी, मींस फर्दर डिवीजन नहीं होगी. सेकंड आर दी स्पिंडल असेंबली चेक पॉइंट्स. नाउ जो सेल डिवीजन है इसमें स्पिंडल फॉर्मेशन होती है. जो स्पिंडल है ये क्रोमोसोम्स को सेपरेट करती हैं और डिस्ट्रीब्यूट करती हैं डॉटर सेल्स में. तो जो स्पिंडल असेंबली है इसमें भी चेक पॉइंट्स होते हैं. अगर स्पिंडल जो है इनकी असेंबली ठीक से नहीं हुई तो जो सेल है या तो स्पिंडल असेंबली को रिपेयर करेगा और अगर वो इररिपेयरेबल है तो जो सेल है ये डिवीजन प्रोसेस को एग्जिट कर देगा और सेल डेथ हो जाएगी वहां पे, विच इज कॉल्ड द एपिटोसिस. नाउ थर्ड आर द डीएनए डैमेज चेक पॉइंट्स. सो सेल डिवीजन इज अ हाईली रेगुलेटेड प्रोसेस, जबकि जो ट्यूमर्स होते हैं वो नॉन रेगुलेटेड अनरेगुलेटेड ग्रोथ ऑफ सेल्स होते हैं जिनकी की रेगुलेशन नहीं होती. तो उसकी वजह से जो सेल्स हैं कॉन्टिन्यूसली डिवाइड करके एक ट्यूमर की फॉर्मेशन करते हैं. सो ट्यूमर चाहे वो बिनाइन ट्यूमर हो चाहे वो मेलिग्नेंट ट्यूमर हो, it is the unregulated growth of cells. Now first is the cell cycle checkpoints. Now जो cell cycle है इसमें different phases होते हैं तो डिफरेंट हर एक जो फेज है इसमें एक चेक पॉइंट प्रेजेंट होता है. फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ G1 फेज और यहाँ पे G1 फेज में जब G1 फेज कंप्लीट होता है तो ये जब कंप्लीट होता है तो एकदम से S फेज में एंटर नहीं करेगा. यहाँ पे एक चेक पॉइंट प्रेजेंट है और ये जो चेक पॉइंट्स है ये ईस्ट और मैमल्स में डिफरेंट होता है. जो G1 फेज पे चेक पॉइंट है इसको हम बोलते हैं ईस्ट में स्टार्ट पॉइंट और वर्टिब्रेट्स में हम इसे बोलते हैं रिस्ट्रिक्शन पॉइंट. तो ये रिस्ट्रिक्शन पॉइंट और स्टार्ट पॉइंट क्या है जो कि G1 फेज में चेक पॉइंट है. अगर यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है तो सेल जो है ये S फेज में एंटर करेगा. लेकिन अगर यहाँ पे कोई इनहिबिटरी सिग्नल मिल रहा है या फिर कोई ग्रोथ इनहिबिटरी सिग्नल मिल रहा है तो जो सेल है ये यहीं से डिवीजन प्रोसेस को एग्जिट कर देगा. आगे का कोई भी जो फेज है ये नहीं होगा परफॉर्म. दैट्स वाई जो चेक पॉइंट्स हैं ये हर फेज के बाद प्रेजेंट होते हैं. यहाँ पे कोई अगर इनहिबिटरी सिग्नल नहीं है तो जो G1 फेज से सेल है ये S फेज में एंटर करेगा. नाउ जब S फेज में डीएनए की रेप्लिकेशन होती है तो यहाँ पे जो S फेज में चेक पॉइंट है इसे हम बोलते हैं सेल साइकिल चेक पॉइंट. तो ये जो चेक पॉइंट है ये चेक करता है कि जब S फेज में डीएनए की रेप्लिकेशन हुई है तो उसमें कोई डैमेज या कोई म्यूटेशन तो नहीं है. अगर कोई डैमेज या म्यूटेशन है तो जो सेल है ये यहीं से डिवीजन प्रोसेस को एग्जिट कर देगा, इसके आगे G2 फेज में नहीं एंटर करेगा. और अगर सब कुछ ठीक है तो जो सेल है ये S से G2 फेज में एंटर कर जाएगा. नाउ जब G2 फेज कंप्लीट होता है, G2 फेज में नॉर्मली ग्रोथ और प्रोटीन की सिंथेसिस होती है. तो अगर तो यहाँ पे सब कुछ ठीक है तो जो यहाँ पे चेक पॉइंट है दिस इज कॉल्ड द G2 सेल साइकिल चेक पॉइंट. तो अगर यहाँ कोई म्यूटेशन या डैमेज नहीं है तो जो सेल है ये G2 से M फेज में एंटर करेगा और M फेज से आगे फिर जो माइटोसिस या फिर मियोसिस होगी. सो दिस इज ऑल अबाउट दिस सेल साइकिल चेक पॉइंट्स. मींस जितने भी सेल साइकिल के फेजेस हैं हर एक में चेक पॉइंट प्रेजेंट है और अगर किसी भी चेक पॉइंट पे कोई भी डैमेज हो तो जो सेल है इसको इनहिबिटरी सिग्नल मिलेगा और ये सेल साइकिल को इनहिबिट कर देगा. मींस इसके आगे सेल डिवीजन नहीं होगी और ये जो सेल है ये डिवीजन प्रोसेस से एग्जिट कर जाएगा और इसकी एपिटोसिस हो जाएगी. नाउ अब हम डिस्कस करेंगे सेकंड टाइप ऑफ चेक पॉइंट्स विच आर द स्पिंडल असेंबली चेक पॉइंट्स. नाउ यहाँ पे जो स्पिंडल अरेंजमेंट है ये डिफरेंट टाइप्स की होती है. दिस इज द नॉर्मल अरेंजमेंट ऑफ स्पिंडल्स. नाउ दिस इज द क्रोमोसोम और ये काइनेटोकोर है. जो काइनेटोकोर है ये दोनों साइड्स पे प्रेजेंट होती है, मींस दोनों पोल्स की तरफ प्रेजेंट होती है. तो यहाँ से दोनों पोल से जो स्पिंडल फाइबर्स आ रही हैं ये इसके साथ अटैच्ड हो रही हैं दोनों साइड्स पे.
एक इस साइड की काइनेटोकोर के साथ, और जो दूसरे पोल से स्पिंडल्स आ रही हैं ये दूसरी साइड की काइनेटोकोर के साथ अटैच हो रही हैं। सो दिस इज द नॉर्मल अरेंजमेंट, इसे हम बोलते हैं एम्फीटेलिक अरेंजमेंट। उसके बाद यहाँ पे 3 टाइप की एब्नॉर्मेलिटीज होती हैं स्पिंडल फाइबर की अटैचमेंट में। सबसे पहले इज द मोनोटेलिक अरेंजमेंट। इसमें क्या होता है कि जो स्पिंडल्स हैं ये एक साइड के काइनेटोकोर को अटैच हो जाते हैं और दूसरे साइड अटैच नहीं होते। सो दिस इज द एब्नॉर्मेलिटी। उसके बाद सिंटेलिक अरेंजमेंट। सिंटेलिक अरेंजमेंट में क्या होता है कि जो स्पिंडल हैं ये दोनों साइड्स पे काइनेटोकोर के साथ अटैच होते हैं। अब जो इस वाली काइनेटोकोर के साथ स्पिंडल अटैच हैं ये इस पोल में मूव करेंगे, ठीक है, और जो दूसरी साइड की काइनेटोकोर के साथ स्पिंडल अटैच हुए हैं ये भी इस साइड ही मूव करेंगे। तो यहाँ पे जो टेंशन है ये एक साइड पे बिल्ड हो जाएगी, मींस एक पोल की तरफ बिल्ड हो जाएगी। और यहाँ पे भी क्या था कि जो स्पिंडल्स हैं ये एक काइनेटोकोर के साथ ही अटैच हुए हैं, दूसरी के साथ नहीं हुए। तो इन दोनों केसेस में क्या होता है कि जो स्पिंडल असेंबली चेक पॉइंट्स हैं ये सेंस करते हैं टेंशन ऑन द सिंगल साइड। यहाँ पे भी सिंगल पोल की तरफ टेंशन है और यहाँ पे भी एक ही पोल की तरफ टेंशन है। तो इन दोनों कंडीशंस में क्या होता है कि जो स्पिंडल असेंबली चेक पॉइंट्स हैं ये सेल साइकिल को यहीं पे अरेस्ट कर देते हैं। और जब एक बार सेल साइकिल यहाँ पे अरेस्ट हो जाता है तो ये जो स्पिंडल्स की अरेंजमेंट है ये नॉर्मल अरेंजमेंट होती है। यहाँ पे नॉर्मल अरेंजमेंट में ये दोनों कन्वर्ट होते हैं विच इज कॉल्ड द एम्फीटेलिक अरेंजमेंट। तो जब ये एक बार एम्फीटेलिक अरेंजमेंट में आ जाते हैं तो जो सेल साइकिल है ये दोबारा डिवीजन में एंटर कर जाता है, मींस जो सेल डिवीजन है यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन उसके बाद जो थर्ड टाइप की एब्नॉर्मेलिटी है इसे हम बोलते हैं मीरोटेलिक अरेंजमेंट। अब इस एब्नॉर्मेलिटी में क्या होता है कि जो काइनेटोकोर है ये दोनों तरफ है लेकिन जो स्पिंडल्स हैं ये एक तरफ की काइनेटोकोर के साथ ही अटैच होते हैं, दूसरी काइनेटोकोर के साथ स्पिंडल अटैच नहीं होते। लेकिन जो इस काइनेटोकोर के स्पिंडल हैं ये इस डायरेक्शन में दूसरे पोल की तरफ मूव कर जाते हैं। अब नॉर्मल अरेंजमेंट में क्या था कि जो स्पिंडल्स हैं ये दोनों साइड्स पे हैं, तो इस अरेंजमेंट में भी क्या है जो स्पिंडल्स हैं ये दोनों साइड्स पे दोनों पोल्स की तरफ मूव कर रहे हैं। नाउ जब ये अरेंजमेंट होती है तो जो स्पिंडल असेंबली चेक पॉइंट्स हैं इनको लगता है कि ये एक नॉर्मल अरेंजमेंट है, क्योंकि जो एम्फीटेलिक अरेंजमेंट है इसमें भी जो स्पिंडल्स हैं ये दोनों साइड्स पे हैं और यहाँ पे भी जो स्पिंडल्स हैं ये दोनों साइड्स पे हैं लेकिन वो एक ही साइड की काइनेटोकोर के साथ अटैच हुए हैं। तो जो ये कंडीशन है ये एब्नॉर्मेलिटी है, इसको सेंस नहीं कर पाते स्पिंडल असेंबली चेक पॉइंट्स, और जो ये एब्नॉर्मल सेल है ये इसी तरह से आगे डिवीजन में चला जाएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द स्पिंडल असेंबली चेक पॉइंट्स। अब ये जो दो एब्नॉर्मेलिटीज हैं ये करेक्ट हो जाती हैं बाय द स्पिंडल असेंबली चेक पॉइंट्स, लेकिन जो मीरोटेलिक अरेंजमेंट है ये ऐसी एब्नॉर्मेलिटी है जिसको कि स्पिंडल असेंबली चेक पॉइंट जो है ये सेंस नहीं कर पाते और जो सेल है ये इसी कंडीशन में एब्नॉर्मेलिटी में ही आगे डिवीजन में चला जाता है। नाउ अब हम डिस्कस करेंगे कि जो स्पिंडल असेंबली चेक पॉइंट है ये कैसे एक्टिवेट होता है और ये कैसे अपना फंक्शन परफॉर्म करता है। नाउ दिस इज द क्रोमोसोम, और जो क्रोमोसोम है इसके दोनों साइड पे काइनेटोकोर है लेकिन यहाँ पे जो स्पिंडल फाइबर्स हैं ये एक साइड के काइनेटोकोर को ही अटैच हुए हैं, दूसरे साइड का जो काइनेटोकोर है ये फ्री है, इसके साथ अभी स्पिंडल फाइबर्स अटैच नहीं हुए। तो यहाँ पे इस कंडीशन में क्या होता है कि जो स्पिंडल असेंबली चेक पॉइंट है ये ऑन हो जाता है। नाउ जो स्पिंडल असेंबली चेक पॉइंट है इट कंटेन द डिफरेंट प्रोटीन कंपोनेंट्स, These are called the different protein components, और इस प्रोटीन कंपोनेंट को हम बोलते हैं माइटोटिक चेक पॉइंट कॉम्प्लेक्स विच इज MCC। और जो MCC कॉम्प्लेक्स है इसके कोर कंपोनेंट में बब एंड मैड प्रोटीन्स होते हैं along with the CDC20 प्रोटीन। नाउ सबसे पहले CDC20 इज सेल डिवीजन साइकिल प्रोटीन 20, उसके बाद मैड इज द माइटोटिक अरेस्ट डेफिशिएंट एंड बब इज बडिंग अनइनहिबिटेड बाय बेंजीमिडाजोल। उसके बाद ये जो तीनों प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस हैं जब ये अरेंज होते हैं तो इसे हम बोलते हैं माइटोटिक चेक पॉइंट कॉम्प्लेक्स। और इस कॉम्प्लेक्स में क्या होता है कि CDC20 जो कि बाइंड करता है मैड2 के साथ और मैड3 के साथ, और जो मैड3 है ये कंबाइन करता है बब3 के साथ, तो ये एक माइटोटिक चेक पॉइंट कॉम्प्लेक्स है। नाउ ये जो MCC है ये एक्टिवेट होता है ड्यूरिंग द मेटाफेज ऑफ माइटोसिस। तो मेटाफेज में क्या होता है कि जो क्रोमोसोम्स हैं ये स्पिंडल फाइबर्स के साथ अटैच्ड होते हैं अपने काइनेटोकोर रीजन से,
तो अगर मेटाफेज के ड्यूरिंग यहाँ पे जो स्पिंडल फाइबर्स हैं विच आर मेड अप ऑफ द माइक्रोट्यूब्यूल्स, अगर ये कैनेटोकोर के साथ इनकी रॉन्ग अरेंजमेंट है तो यहाँ पे जो स्पिंडल असेंबली चेक पॉइंट है ये ऑन हो जाएगा और ये एमसीसी कॉम्प्लेक्स को ऑन कर देगा। और जो एमसीसी कॉम्प्लेक्स है ये इनहिबिट करता है एपीसी कॉम्प्लेक्स को। तो जो एपीसी कॉम्प्लेक्स है ये इनएक्टिव फॉर्म में रहता है। एपीसी कॉम्प्लेक्स इज द एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स। सो जो एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स है ये वो कॉम्प्लेक्स है जो कि सेल को मेटाफेज से एनाफेज में प्रमोट करता है ड्यूरिंग द माइटोसिस। तो अगर यहाँ पे जो एमसीसी कॉम्प्लेक्स है ये एपीसी कॉम्प्लेक्स को इनहिबिट करेगा तो ये एपीसी जो कॉम्प्लेक्स है ये इनएक्टिव फॉर्म में रहेगा और जो सेल है ये आगे एनाफेज में एंटर नहीं करेगा। मींस जो सेल है इसकी यहाँ पे मेटाफेज में इनहिबिशन हो जाएगी, एनाफेज में ये एंटर नहीं करेगा। नाउ ये तो था कि जब स्पिंडल फाइबर्स जो है ये रॉन्ग अरेंजमेंट होती है इनकी काइनेटोकोर के साथ। सो दिस इज द करेक्ट अरेंजमेंट ऑफ स्पिंडल फाइबर्स। यहाँ पे दोनों साइड से जो स्पिंडल फाइबर्स आ रही हैं दोनों पोल से, ये दोनों साइड के काइनेटोकोर के साथ अटैच होती हैं। सो दिस इज द करेक्ट अरेंजमेंट। और इस कंडीशन में क्या होता है कि जो स्पिंडल असेंबली चेक पॉइंट है ये ऑफ रहेगा और जो बब एंड मैड कॉम्प्लेक्स है ये सेपरेटेड रहेंगे, ये एक कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन नहीं करेंगे। तो इस वजह से क्या होता है कि जो एपीसी कॉम्प्लेक्स है ये एक्टिव फॉर्म में चला जाएगा और जो सेल है ये एनाफेज में एंटर कर जाएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द स्पिंडल असेंबली चेक पॉइंट्स। नाउ अब हम लास्ट में डिस्कस करेंगे अबाउट द डीएनए डैमेज चेक पॉइंट्स। देयर आर 3 टाइप ऑफ डीएनए डैमेज चेक पॉइंट्स प्रेजेंट इन सेल साइकिल। नाउ ये जो सेल साइकिल के डिफरेंट फेजेस हैं, एक जो फर्स्ट डीएनए डैमेज चेक पॉइंट है ये प्रेजेंट होता है इन द G1 फेज। दिस इज कॉल्ड द G1S डीएनए डैमेज चेक पॉइंट। सेकंड जो डीएनए डैमेज चेक पॉइंट है ये S फेज में प्रेजेंट होता है, तो इसे हम बोलते हैं S फेज डीएनए डैमेज चेक पॉइंट। एंड थर्ड जो चेक पॉइंट है ये प्रेजेंट होता है इन द G2 फेज। दिस इज कॉल्ड G2M डीएनए डैमेज चेक पॉइंट्स। नाउ ये जो तीनों चेक पॉइंट्स हैं ये सेम वे में फंक्शन करते हैं। तो अगर फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे जो G1S डीएनए डैमेज चेक पॉइंट्स हैं, अगर ये यहाँ पे कोई डीएनए डैमेज को सेंस करते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले क्या होगा कि जो सेल साइकिल है ये G1 फेज में यहीं पे अरेस्ट हो जाएगा, इसके आगे नहीं चलेगा। तो सबसे पहले तो जो सेल साइकिल है ये अरेस्ट हो जाएगा इस फेज में। अब सेकंड क्या है कि जो डीएनए डैमेज चेक पॉइंट है ये जीन्स को एक्टिवेट करते हैं जो कि डीएनए की रिपेयर करते हैं। तो जब ये जीन्स एक्टिवेट होते हैं तो जो भी डैमेज है ये उसको रिपेयर करते हैं। अगर यहाँ पे डैमेज जो है ये रिपेयरेबल है तो यहाँ पे अगर डीएनए जो है ये रिपेयर हो गया तो जो सेल है ये G1 से S फेज में एंटर कर जाएगा। लेकिन अगर ये जो डैमेज है ये इररिपेयरेबल है, मींस अगर ये रिपेयर नहीं हुई तो जो सेल है ये एपिटोसिस में एंटर कर जाएगा, यहाँ से आगे जो डिवीजन है ये नहीं होगी। सो दिस इज हाउ द डीएनए डैमेज चेक पॉइंट्स वर्क। Now there are 2 type of DNA damage response signaling pathway. First is called the ATR pathway and second is called the ATM pathway. Now जो ATR pathway है ये activate होता है during the single strand breaks. दिस इज द डीएनए और डीएनए के सिंगल स्ट्रैंड में अगर कोई ब्रेकेज है तो इस केस में जो एटीआर पाथवे है ये एक्टिवेट होगा। और सेकेंडली अगर यहाँ पे जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है इसके दोनों स्ट्रैंड्स में ब्रेक प्रेजेंट है तो यहाँ पे जो पाथवे एक्टिवेट होता है इसे हम बोलते हैं एटीएम पाथवे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे अबाउट द एटीआर पाथवे। तो एटीआर पाथवे में क्या होता है कि सबसे पहले दिस इज द सिंगल स्ट्रैंड ब्रेक प्रेजेंट इन डीएनए और ये जो सिंगल स्ट्रैंड ब्रेक है इसको सेंस करता है प्रोटीन जिसे हम बोलते हैं रेप्लिकेशन प्रोटीन ए। तो जो रेप्लिकेशन प्रोटीन ए है ये आगे ATR-IP को एक्टिवेट करता है। ATR-IP इज ATR इंटरैक्टिव प्रोटीन, ये आगे जाके ATR के साथ इंटरेक्ट करता है, इसके साथ बाइंड करता है। नाउ जो ATR है इट इज द सीरिन थ्रियोनिन काइनेज और ये जो सीरिन थ्रियोनिन काइनेज है ये आगे एक्टिवेट करता है CHK1 को, क्योंकि जो ATR है ये CHK1 की फॉस्फोराइलेशन करता है। तो जब इसकी फॉस्फोराइलेशन होती है तो ये एक्टिव फॉर्म में चला जाता है। नाउ दिस इज आल्सो द सीरिन थ्रियोनिन काइनेज, तो ये भी काइनेज एक्टिविटी शो करता है, मींस फॉस्फोराइलेशन करता है किसी दूसरे प्रोटीन की। तो यहाँ पे जो CHK1 है ये अब एक्टिव फॉर्म में है, ये आगे फॉस्फोराइलेट करता है CDC25 को और जो CDC25 है जब ये फॉस्फोराइलेटेड फॉर्म में होता है तो ये इनएक्टिव फॉर्म में चला जाता है। जब ये नॉन फॉस्फोराइलेटेड फॉर्म में होता है तो उसे हम बोलते हैं एक्टिव फॉर्म। तो जो CHK1 है ये फॉस्फोराइलेट करता है CDC25 को, तो जो CDC25 है ये अब इनएक्टिव फॉर्म में है।
तो जब CDC25 जो है ये इनएक्टिव फॉर्म में होगा तो जो सेल साइकिल है ये अरेस्ट हो जाएगा एट द Mg2 फेज, तो इसे हम बोलते हैं Mg2 अरेस्ट। सो दिस इज ऑल अबाउट द ATR पाथवे। अब हम डिस्कस करेंगे अबाउट द ATM पाथवे। तो ATM पाथवे में क्या होता है कि यहाँ पे डबल स्ट्रैंडेड DNA है और दोनों स्ट्रैंड्स में यहाँ पे ब्रेक प्रेजेंट है, और ये जो ब्रेक है इसको सेंस करता है mRNA प्रोटीन। नाउ ये जो mRNA है ये आगे बाइंड करता है ATM के साथ, और जो ATM है इट इज ऑल्सो द सीरीन थ्रेओनिन काइनेज एक्टिविटी है इसके पास, मींस ये आगे दूसरे प्रोटीन्स की फॉस्फोराइलेशन करेगा। तो जो ATM है ये आके CHK2 को एक्टिवेट करता है, इसकी ये फॉस्फोराइलेशन करता है। तो जब CHK2 की फॉस्फोराइलेशन होती है तो ये एक्टिव फॉर्म में चला जाता है। उसके बाद जो CHK2 है ये आगे P53 को फॉस्फोराइलेट करता है, तो जब इसकी फॉस्फोराइलेशन होती है तो ये भी एक्टिव फॉर्म में चला जाता है। अब जो P53 है एक तो ये G1 फेज में सेल साइकिल को अरेस्ट कर देगा, और सेकेंडली ये P21 को एक्टिवेट करेगा जो कि आगे इनहिबिट करते हैं CDK2 को। और जब CDK2 की इनहिबिशन होती है यहाँ पे तो जो सेल साइकिल है ये G1 फेज में अरेस्ट हो जाता है, मींस जो सेल साइकिल है ये आगे S फेज में एंटर नहीं करता, G1 फेज में ये अरेस्ट हो जाता है। नाउ अब यहाँ इन दोनों पाथ फेज में इसमें अरेस्ट हुआ है सेल साइकिल G1 फेज में और इसमें अरेस्ट हुआ है Mg2 फेज में। इस अरेस्ट के दौरान जो DNA रिपेयर जीन्स हैं ये एक्टिवेट होंगे, और अगर DNA की रिपेयर हो गई तो जो सेल साइकिल है ये आगे प्रोसीड कर जाएगा, और अगर इनकेस रिपेयर नहीं हुई तो जो सेल है यहाँ से ये एपिटोसिस में एंटर कर जाएगा, और सेम इज हैपन विद दिस केस। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस cell cycle checkpoints. If you have any type of query, please ask me in comment section, and if you find the content useful, please like and share the video and subscribe my channel Biology on Earth.